आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन स्मार्टफोन कंपनियों के बारे में कि ये जो कंपनियां एक टाइम के ऊपर इंडिया में टॉप पर थी, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज ये कंपनियां मार्केट से पूरी तरह गायब हो गई हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एक टाइम ऐसा था कि जब इस स्मार्टफोन मार्केट के अंदर माइक्रोमैक्स, कार्बन, आईबोल, जोलो, लावा जैसी कंपनियों के जो स्मार्टफोन थे वो धड़ल्ले से बिक रहे थे और ये कंपनियां जो थी वो अपने टाइम टू टाइम अपनी ग्रोथ रेट को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर रही थी। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि जब इंडियन स्मार्टफोन कंपनी जो माइक्रोमैक्स थी वो नंबर 1 पर थी और इसके जो शेयर थे वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। मगर फिर धीरे धीरे टाइम ऐसा आया कि ये जो कंपनियां थी वो इंडिया से पूरी तरह से गायब होती चली गई और आज इनका अस्तित्व भी इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न था ना, वो था इनकी स्ट्रेटजी का टाइम टू टाइम चेंज नहीं करना। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टाइम के साथ में खुद को नहीं बदलोगे और आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस समय में दिखाई भी नहीं देते हो। यही बात जो है वो इंडियन स्मार्टफोन कंपनियों के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि इन कंपनियों ने खुद को अपने टाइम का अकॉर्डिंग बदला नहीं और ये अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को ही आज के टाइम में लगातार चलाते रहे। और आप सब देख रहे होगे इनका क्या हाल हुआ है। आज इनके एक भी स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इन कंपनियों की स्टोरी को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा 2010 में। जो 2010 का टाइम था, उस समय जो इंडियन कंज्यूमर्स थे ना, वो अपने फीचर फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन की ओर शिफ्ट हो रहे थे। वो लोग जो थे वो अपना पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद रहे थे। मगर उस टाइम पे क्या था कि जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर ऑप्शन है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। वहाँ पर जो नामी कंपनी थी वो थी सैमसंग, और जो सैमसंग थी वो अपने महंगे डिवाइसेस को उस समय लॉन्च कर रही थी। उनके जो डिवाइसेस थे वो 18 से लेके 25,000 की रेंज में मिला करते थे अच्छे वाले। जो हल्के डिवाइसेस आते थे उन समय ये हाइप बन गई थी कि जो सैमसंग के डिवाइस है वो हैंग होते हैं, तो लोग उनको परचेज करना पसंद नहीं करते थे। तो जो 10 से लेकर के 15,000 का जो मार्केट था वो उस समय पूरा खाली पड़ा था। उसी टाइम पर नज़र गई इन्हीं कंपनियों की, जैसे मैं बात करूँ माइक्रोमैक्स की, कार्बन की, लावा, जोलो और जो आईबोल थी उनकी। उन्होंने क्या किया, उसी रेंज के अंदर अपने जो बजट स्मार्टफोन थे वो निकालने शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो ये जो कंपनियां थी ये चली गई चाइना, और चाइना के अंदर जो स्मार्टफोन बिकते थे सस्ते वाले, उन्हीं कंपनियों के स्मार्टफोन को उठा करके बोल दिया कि आप इन्हीं स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर शिप कर दो। और जैसे ही उन कंपनियों ने उनको इंडिया में शिप किया तो इन कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग इसके ऊपर लगा करके इंडिया में इनको बेचना शुरू कर दिया। और ये जो स्मार्टफोन थे वो आते थे 10 से 15,000 की रेंज में, तो ये इंस्टेंट वहाँ पर हिट हो गए। सबसे बड़ी खासियत इन स्मार्टफोन की ये थी कि इनके अंदर आपको डुअल सिम का ऑप्शन मिलता था, जो उस समय इंडियन कंज्यूमर्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और जो सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन आते थे महंगे वाले, उनके अंदर आपको केवल सिंगल सिम मिलता था। तो डुअल सिम और इनकी सस्ती स्ट्रेटजी इनको टॉप के ऊपर ले गई। ये जो कंपनियां थी वो रेगुलर चाइना से स्मार्टफोन शिप करके इंडिया में अपनी ब्रांडिंग लगा के अपने स्मार्टफोन को बेचती रही। यही कारण था कि ये अपने R&D सेंटर्स को इंडिया में नहीं लगा पाई। R&D सेंटर्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो क्या करते हैं, जब भी कंपनी कोई फ़ोन लॉन्च करती है तो उस फ़ोन में क्या क्या कमी रही है, ये R&D सेंटर उस पर रिसर्च करके उनकी कमियों को दूर करते हैं विथ सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट ये रेगुलर अपने डिवाइसेस के अंदर देते हैं। अब यही कारण था, R&D सेंटर ने होने के कारण उस समय इन कंपनियों के डिवाइसेस में कोई भी अपडेट नहीं आया करता था। जैसा फ़ोन बॉक्स से निकलता है उसी तरह का फ़ोन हमेशा के लिए वो रहता था और उनके अंदर कभी भी कोई सिक्योरिटी अपडेट तक उनके अंदर नहीं आया करता था। फिर भी जो इंडियन कंज्यूमर्स थे उन्होंने इन कंपनियों की इतनी बड़ी कमी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो कंपनियां थी वो सस्ते स्मार्टफोन निकाल रही थी और जो इंडियन कंज्यूमर्स थे उनको केवल स्मार्टफोन चाहिए थे। वो लोग अपडेट्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया करते थे। इसके बाद सन 2013-14 के अंदर जो मोटोरोला थी उसने अपना मोटो जी डिवाइस को पेश किया और उन्होंने जो अपना स्मार्टफोन था ना वो केवल ऑनलाइन रखा और वो कभी ऑफलाइन आया भी नहीं था। मगर उसकी प्राइसिंग थी ना वो इतनी सस्ती रख दी गई थी कि वो इंडिया के अंदर हाइप के साथ के अंदर रातों रात हिट हो गया था। वो जो स्मार्टफोन था वो आपको 13 से 14,000 की रेंज में मिलता था और वो उसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया था वो था स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज़ वाला। अब जो कंज्यूमर्स टेक रिलेटेड थे वो टेक के बारे में जानते थे और जो अपना जो स्मार्टफोन है वो ऑनलाइन रिव्यू देख के परचेज करते थे, उनको जो था वो स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उसको खूब ख़रीदा। और ऐसी हाइप मोटोरोला ने इंडिया में बना ली कि जो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन था उस समय शुरू हो गया था।
ऑनलाइन बिकने के कारण उस समय इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन मार्केट था ना वो भी ग्रोथ करने लग गया था। और इसी के बाद में 2014 जुलाई के अंदर इंडिया के अंदर एंट्री होती है Xiaomi की। और Xiaomi तो आप जानते हो, Xiaomi ने पूरे स्मार्टफोन मार्केट को आने के साथ ही हिला कर के रख दिया था, क्योंकि जब Xiaomi जुलाई के अंदर आया था तो उसने इंडिया में आते ही अपने Mi 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, और वो भी सस्ती प्राइसिंग के साथ विथ स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़। ये जो 800 की सीरीज़ थी ना वो एक फ्लैगशिप लेवल की थी। इसी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और इसी स्पेसिफिकेशन के कारण जो Mi का Mi 3 था ना वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था। इसी के बाद में Xiaomi ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। इसके बाद में जो Xiaomi थी उसने इंडिया के अंदर Redmi 1S को लॉन्च किया, और उसकी जो प्राइसिंग थी ना Xiaomi ने इंस्टेंटली 6000 के नीचे रख दी थी, 5999। और उसके अंदर जो प्रोसेसर उन्होंने डाल के दिया था वो था स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज़ वाला, जो उस टाइम के ऊपर 14 से 15,000 के डिवाइसेस में मिला करता था। जैसे ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ ना, इसने मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त हाइप क्रिएट की कि पूरा जो स्मार्टफोन मार्केट था ना वो हिल के रह गया था। जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन मिल रहे थे वो उस समय के नेक्सस गूगल के जो फ़ोन थे उनमें मिला करते थे, और उस स्मार्टफोन की प्राइसिंग इंडिया के अंदर थी 25,000 रुपये। जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ ना तो पूरा जो स्मार्टफोन मार्केट था इसके पीछे पड़ गया था, और ये जो स्मार्टफोन था वो फ्लैश सेल के साथ में आता था, और 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड के अंदर इसके सारे के स्टॉक खाली हो जाते थे। और धीरे धीरे ऐसे करते हुए इंडियन मार्केट के अंदर एक ऐसी हाइप बनी कि इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी आई है जिसके स्मार्टफोन 5 सेकंड में 2 सेकंड के अंदर ही सारे स्टॉक आउट हो जाते हैं। और कंपनी की जो पब्लिसिटी थी ना वो माउथ टू माउथ लोगों के द्वारा ही कर दी गई थी, और जो Xiaomi थी ना वो लगभग 6 महीने के अंदर इंडिया के अंदर टॉप ट्रेंड करने लग गई थी। Xiaomi की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद में उन्होंने इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई कि जो हाई स्पेसिफिकेशन है वो लो प्राइस के ऊपर इंडिया में लाएंगे, और इंडिया के अंदर अपने स्मार्टफोन है वो हाईली बेचेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी तो थी, वो काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई, और जो Xiaomi थी ना वो विथ इन 2 ईयर इंडिया के अंदर का नंबर 1 ब्रांड बन गया था। मगर जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनियां थी इसी बीच अपने स्मार्टफोन को तो लॉन्च कर रही थी, मगर वो वही स्ट्रेटजी अपना रही थी। वो चाइना जाती थी, कोई हल्का सा फ़ोन उठा करके उसको सस्ता करके यहाँ पर बेचती थी। मगर यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई उनके सामने कि जो Xiaomi थी वो उनसे भी सस्ते प्राइस के ऊपर उनसे भी ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो Xiaomi के स्मार्टफोन थे उनके अंदर आपको रेगुलर MIUI के अपडेट मिलते थे, और जिससे जो कंज्यूमर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि वो एंड्रॉयड के अपडेट तो दे ना दे मगर अपनी UI के अपडेट ज़रूर देती थी, जिससे हर 2 महीने हर 3 महीने के बाद में Xiaomi के जो डिवाइस थे वो उनका लुक चेंज कर दिया करते थे, जिससे एक हाइप इंडिया के अंदर बनी कि ये जो कंपनी है वो सस्ती प्राइसिंग के ऊपर आपको फ्लैगशिप फ़ोन दे रही है जिसके अंदर रेगुलर अपडेट्स भी आते हैं। MI की इतनी बड़ी हाइप के कारण ये जो कंपनी थी ना स्मार्टफोन मार्केट के ऑनलाइन सेक्टर के अंदर टॉप के ऊपर चलने लगी। जितने भी ऑनलाइन स्मार्टफोन बिकते थे उनमें से 90% MI के बिकने लगे थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो MI थी ना उसने पूरे ऑनलाइन मार्केट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, और जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनियाँ थी उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो ऑफलाइन जाए। ऑफलाइन में इन कंपनियों के फिर भी जो स्मार्टफोन थे वो बिक रहे थे, मगर उसके बाद में इंडिया के अंदर एंट्री होती है ओप्पो और वीवो की, और ओप्पो और वीवो ने आते इंडिया में ऐसी मार्केटिंग की कि जो ये ऑफलाइन में इंडियन स्मार्टफोन कंपनी अपने स्मार्टफोन को बेच रही थी ना उनके लिए वो रास्ता भी धीरे धीरे बंद हो गया। इन्होंने सबसे पहले ओप्पो वीवो ने क्या किया कि जो ऑफलाइन रिटेलर्स थे उनको हाई कमीशन देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या होता था कि जब भी कोई स्टोर के ऊपर कंज्यूमर डिवाइस को परचेज करने जाता था तो वो केवल ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन की ही वहाँ पर अच्छाइयाँ बताते थे, और जो इंडियन कंपनी है वो अपने जो कमीशन है वो कम देती थी तो उनको वो प्रीफर नहीं करते थे। हाई कमीशन के कारण ओप्पो और वीवो की सेल्स दिन ब दिन बढ़ने लगी, और जो इंडियन कंपनियाँ थी उनकी सेल धीरे धीरे डिक्रीज होती चली गई। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि ऑनलाइन में MI और ऑफलाइन में ओप्पो वीवो ने अपनी पूरी की पूरी पकड़ बना ली। फिर 2016 के अंदर इंडिया के अंदर एंट्री हुई वन प्लस की। वन प्लस ने 30 से 35 हज़ार के अंदर और जो अपने स्मार्टफोन थे ना वो हाई लेवल के ऊपर बेचने शुरू किए। तो जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनियां थी उनके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते चले गए। ये चाइनीज़ कंपनियां इंडियन मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई थी। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ ओप्पो की, वीवो की, MI की और वन प्लस की। ये चारों कंपनियां ही जो इंडियन मार्केट का शेयर था वो सारा मिलकर के गेन किया करती थी, और जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनियां थी ना वो धीरे धीरे नीचे की ओर डाउन होती चली गई।
इंडियन कंज्यूमर्स थे ना, वो इंडियन कंपनियों को इसीलिए खरीदते थे क्योंकि वो सस्ते होते थे। मगर एमआई की जब से इंडिया में एंट्री हुई तो सस्ते स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर एमआई ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इंडियन कंपनियों से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन भी दे रही थी और तो और उनके आर&डी सेंटर होने के कारण उनमें रेगुलर अपडेट भी आते थे। मगर जो इंडियन कंपनियाँ थी वो कॉपी के चक्कर में केवल चाइना से स्मार्टफोन लाती और अपनी ब्रांडिंग लगा के बेचती रही और उन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप को बदला नहीं। अगर वो इंडिया में अपने आर&डी सेंटर लगा लेती जब वो टॉप के ऊपर थी, उस समय उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अगर उनके आर&डी सेंटर होते, अगर वो अपडेट देते और टाइम टू टाइम खुद को बदल करके हाई स्पेसिफिकेशन के साथ कम रेट में स्मार्टफोन को अगर लॉन्च करते तो वो ज़रूर हिट हो सकते थे। मगर उन्होंने खुद को नहीं बदला, वो एक ही स्ट्रेटजी के साथ में रेगुलर चलते रहे, जिसके कारण आज उनकी ये हालत हो गई है कि वो मार्केट के अंदर कहीं देखने को भी नहीं मिलती। मगर अभी भी उनके पास टाइम है। अगर इंडियन स्मार्टफोन कंपनी अच्छे डिवाइस को इंडिया में लेकर के आती है तो इंडियन कंज्यूमर ज़रूर उनको खरीदना परचेज करेंगे। मगर वो ऐसा कर नहीं पा रही क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो हावी हो चुकी है पूरी तरह से और उनको हटा पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये था इन कंपनियों के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीज़न। कैसे ये कंपनियां अर्श से फर्श के ऊपर आई, इनके पीछे की रियल स्टोरी ये थी क्योंकि इन्होंने खुद को टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदला था। अगर आपको ये वीडियो और ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और मेरे ऐसे और कंटेंट्स आप तक पहुंचे इसके लिए इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोज़ रोज़ मेरे चैनल के ऊपर डालता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।